नमस्कार। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर आपसे बात करेंगे आप यहां देख सकते हैं, इसका टाइटल भी यहां लिखा हुआ है, घड़ी कैसे समय बताती है। इस प्रणाली को समझने से पहले हम ये सभी जानते हैं समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें समय के साथ चलना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या शुरू से हमने घड़ियों का उपयोग किया था? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा हम बेसिकली सनडायल का उपयोग करते थे, जिससे हम समय को भाप पाते थे, लेकिन एग्जैक्ट हम टाइम नहीं निकाल पाते थे। इस दिशा में एक वैज्ञानिक का नाम मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। आपने कभी नाम उनका सुना भी होगा, वो इटली से थे, सर गैलीलियो गैलीली। उन्होंने एक घड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बना पाए 1642 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो काम वहाँ रुका नहीं। उसके ठीक 14 साल के बाद 1656 ईस्वी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन हाइगेंस। उन्होंने एक घड़ी बनाई थी जिसे हम लोलक घड़ी या पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। आपको याद हो, मैं आपको बता दूं ज़रा अच्छे से, ये 1656 से लेकर ये घड़ी करीबन 1930 तक या 1940 तक इसका बहुत व्यापक रूप पे उपयोग किया गया। बहुत जगहों पे, लगभग सभी देशों में इसका उपयोग किया गया जहाँ तक ये पहुँच सकती थी। लेकिन इस घड़ी के साथ हमें और भी तथ्य समझने होंगे। बेसिकली सबसे पहली बात जो हमें ये समझनी होगी, पेंडुलम की बात जब हम करते हैं, लोलक, वो क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में हमने दिखाया भी है। जब भी हम किसी धागे से या किसी चीज़ से किसी एक वेट को बांध देते हैं और उसे हम जब कोई एक स्विंग देते हैं तो हम उसका एक समय अंतराल निकालते हैं, एक टाइम पीरियड निकालते हैं। उससे एक समीकरण भी होता है, आपने सुना होगा कि टाइम पीरियड समय अंतराल बराबर 2π√L/g, जहाँ पे L लेंथ है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने बस भौतिकी विज्ञान में इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि पेंडुलम कार्य कैसे करता है। पेंडुलम का जो क्लॉक है हमारा, वो कैसे कार्य करता है। क्लॉक में देखिए बहुत सारी तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। उन तंत्रों के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। एक सबसे पहला जो हमने बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि गियर ट्रेन्स हम बहुत सारी मशीनों में उपयोग करते हैं। आप यहाँ अगर स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से यहाँ देखें तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे गियर एक साथ अटैच्ड हैं, है ना। बहुत सारे आप देखेंगे छोटे छोटे सर्कुलर बने हुए गियर्स हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड हैं, मिले हुए हैं। इस तंत्र के अलावा उसमें एक और सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम जेनेवा मैकेनिज़्म कहते हैं घड़ियों में। इसके अलावा एक एस्केपमेंट मैकेनिज़्म भी उपयोग की जाती है। आइए मैं आपको ज़रा जेनेवा मैकेनिज़्म के बारे में बताना चाहूँगा। जेनेवा मैकेनिज़्म का सबसे महत्वपूर्ण काम है घूर्णन का, जो हमारी रोटेटरी मोशन होती है उसको इंटरमिटेंट रोटेशन में बदलना, यानी कि जो लगातार हम उसको घुमा रहे हैं, घूर्णन गति को रोक रोक कर इसे घुमाना, ये प्रणाली हम घड़ियों में उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक मैकेनिज़्म और होता है, इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्केपमेंट मैकेनिज़्म। एस्केपमेंट मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से हमने डिटेल में लिखा हुआ है। बेसिकली एस्केपमेंट एक अनूठा तंत्र होता है जो घड़ी के पेंडुलम को समय समय पर झूलते रहने के लिए मदद करता है। एक बात और, प्रत्येक स्विंग घड़ी के गियर को एक निश्चित मात्रा में आगे बढ़ने के लिए गति देता है, यानी कि ये समय समय पर एक निश्चित मात्रा के साथ घड़ी के तंत्र को आगे बढ़ाता रहता है। आपने ये सुना होगा घड़ी में अक्सर आपने ये ध्यान दिया होगा कि टिक टिक की आवाज़ आती है। वो जो आवाज़ हम टिक टिक की लगातार सुनते रहते हैं, वो एस्केपमेंट मैकेनिज़्म का ही एक पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा इसे हम सुन पाते हैं, इस आवाज़ ये हमारी हम तक पहुंच पाती है। यानी कि हमने ये देखा कि गियर व्हील, जेनेवा मैकेनिज़्म या एस्केपमेंट मैकेनिज़्म और भी बहुत सारे तंत्र हैं जिनको मिलाकर एक पूरे लोलक घड़ी को बनाया जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पेंडुलम कार्य कैसे करता है। पेंडुलम के पहले अगर हम ये समझें तो आप ये जानते हैं कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। जब भी हम इसको एक हाइट तक ले जाते हैं, किसी भी पेंडुलम को हम एक हाइट तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब उसको हम रिलीज़ करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार ये पूरा जो लोलक घड़ी है उसमें इस पेंडुलम का बहुत बड़ा एक रोल आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारी कार्य प्रणाली थी पेंडुलम की। लेकिन पेंडुलम क्लॉक के साथ एक समस्या थी बहुत पहले कि गर्मी में क्या होता है, कोई धातु जो होती है उसमें गर्म होने पर उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि जब लंबाई बढ़ेगी तो उसके टाइम पीरियड में भी थोड़ा चेंजेस होगा, उसके समय अंतराल में भी थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए उस ज़माने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया,
कि किसी धातु को ना यूज़ करके उन्होंने लकड़ी का उपयोग किया। एंड वी ऑल नो, हम सभी ये जानते हैं कि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते थे गर्मी के बाद भी, ऊष्मा बढ़ने के बाद भी, और इस प्रकार ये जो घड़ी है वो सही समय हमें लगातार बताता रहा। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार ये घड़ी का पूरा तंत्र, ये जो पेंडुलम क्लॉक है, ये कैसे कार्य करता है। और ये एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अगर इसे समझना चाहें तो बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो घड़ी जितने की आसान हमें दिखती है उतनी होती नहीं, ये आपने यहाँ देखा, लेकिन आप इसे समझें और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को, जो भी हमने इसके यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक ब्रीफली बताया, आप उसे ज़रूर एक बार थोरली समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली मशीन की जिसकी हम बात करेंगे आपसे। आप यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखें, आप पढ़ने की कोशिश करें, तो हमने यहाँ लिखा है एनर्जी सेविंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण। ऊर्जा की बात जब भी हम करते हैं तो हमें ये पहले तो दो चीज़ें समझ लेनी होगी कि हमारे पास परंपरागत स्रोत क्या कौन कौन सी हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सी हैं। लेकिन चलिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप किसी दुकान में कोई एक बल्ब खरीदने के लिए जाते हैं, आजकल अक्सर आपने ये देखा होगा कि वो आपको एक बल्ब देते हैं जिसे हम LED बल्ब कहते हैं, और आपने ये सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि इससे आपको रोशनी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको ऊर्जा की जो खपत है वो भी कम होगी, यानी आपके पैसे को की जो है वो बचत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। LED बल्ब में ऐसा खास क्या है? देखिए, जब भी हम बात बल्ब की करते हैं तो एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उस वक्त जो बल्ब बनाई जाती थी उसमें एक समस्या ये होती थी कि उसके जो वायर्स होते हैं, अंदर के जो फिलामेंट्स होती हैं, जब भी उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जलती हैं। लेकिन उसमें जलने की समस्या, एक समस्या उसमें क्या होती है कि रोशनी तो निकलती है, लेकिन ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी बन के बाहर निकल जाती है। यानी कि 100% अगर हम ऊर्जा देते हैं तो करीबन 5% ही हमें रोशनी मिलती है, लगभग 95% ऊर्जा जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यानी हमारी ऊर्जा की बचत ज़्यादा नहीं हो पाती और साथ ही साथ हमें रोशनी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। इसलिए बाद के समय में चलकर एक और बल्ब बनाया गया जिसे हम CFL बल्ब कहते हैं। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, हमने यहाँ दिखाया भी है, जिसे हम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस बल्ब की कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उसके अंदर एक मेटाफर की कोटिंग की जाती है, उसके अंदर एक गैस भी भरी जाती है। जब भी हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं CFL बल्ब के अंदर, तो उसके अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और आस्ते आस्ते रोशनी हमें दिखाई देना शुरू होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा, जब भी हम CFL बल्ब को जलाते हैं वो अचानक नहीं जलता, आस्ते आस्ते जलता है, क्योंकि इसमें वो लगातार रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं और उसके द्वारा वो रोशनी बाहर निकलती है। लेकिन LED बल्ब में क्या होता है? LED बल्ब का फुल फॉर्म ही है लाइट एमिटिंग डायोड, एक ऐसी डायोड जो लाइट एमिट करती है, बाहर निकालती है। और बेसिकली इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी। सेमीकंडक्टर क्या होती है? एक अर्धचालक, बेसिकली जो एक चालक की तरह भी कार्य करती है और एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरह भी कार्य करती है। लेकिन अब यहाँ अगर हम बात LED की करते हैं, LED के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब भी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने पे वो फोटोन्स एमिट करती है, जो लाइट की फोटोन्स होती हैं उसको एमिट करता है, ऊर्जा को बाहर की तरफ निकालता है, जिसे हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस की प्रोसेस कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। लुमिनेसेंस का मतलब है प्रकाश बाहर की तरफ निकलना, बेसिकली। ठीक है, अब हम तीनों को, यानी जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है और जो हमारा CFL बल्ब होता है और जो हमारी LED बल्ब होती है, इन दोनों को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा साधारण बल्ब है उसको हमने 60 वाट का यहाँ लिखा हुआ है, वो 60 वाट के एक बल्ब है। CFL बल्ब जो हमारा है वो 18 वाट की होती है, यहाँ पे हमने रखा है। और जो हमारा LED बल्ब है वो 14 वाट का है, यानी इसकी वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कम और इसकी और कम। लेकिन इन तीनों में आप देखेंगे अंतर क्या आता है। ये एक मीटर हमने लगाया जिसे लक्स मीटर कहा जाता है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये प्रकाश की तीव्रता को माप के बताती है कि तीव्रता कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आइए हम इसको पहले LED हमारा जो नॉर्मल बल्ब है इसकी तरफ ले चलते हैं। और ये 60 वाट की जो साधारण बल्ब है हमारी, इसको हम जलाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊर्जा ये हमारे इंटेंसिटी को बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये हमारे CFL बल्ब के लिए है और इसको जब हम ये हमारे नॉर्मल बल्ब के लिए है। लेकिन जब हम इसे CFL बल्ब के पास ले आते हैं तो आप देख सकते हैं CFL बल्ब की जो प्रकाश की तीव्रता है वो और भी ज़्यादा है, करीबन 40 के आसपास। और यही जब हम इसको LED बल्ब के पास ले जाते हैं
तो आप देख सकते हैं प्रकाश की तीव्रता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, करीबन 76 के आसपास आ गई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से इस मीटर को ध्यान देखें तो आपको ये समझ में आएगा, इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है एलईडी बल्ब की वो सबसे ज़्यादा है। तो आपने इन तीनों के प्रोसेस को समझा, देखा कि किस प्रकार ये तीनों बल्ब में लाइट देने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और एलईडी बल्ब के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा को उपयोग करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रकाश हमें दे देती है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादातर आजकल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब का उपयोग करें। हम इसको बढ़ावा नहीं देते, मगर हम आपको इसके विज्ञान को बता रहे हैं। CFL बल्ब के साथ एक और समस्या है, इसके अंदर मरकरी एक उपयोग की जाती है जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए हम इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते। इसी कारणवश बहुत सारे देश ने इसको उपयोग करने से मना कर दिया। अब इसका प्रोडक्शन भी वो नहीं करते हैं क्योंकि इसके पीछे मरकरी का एक टॉक्सिक रीज़न हमारे सामने मैंने आपको बताया। इस प्रकार ये बल्ब के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सिर्फ बल्ब से ही हम ऊर्जा का संरक्षण नहीं करते, हम ऊर्जा का संरक्षण बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। जब भी आप गीज़र का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर उसका उपयोग न करें, जैसे कि हम घर में करते हैं। आप रेफ्रिजरेटर को की जो गेट होती है उसको बहुत ज़्यादा देर तक खोल के ना रखें, उसको हमेशा कोशिश करें कि वो बंद रहे। इससे ऊर्जा की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा आप जब भी बाहर जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करके रखें, इससे भी हम ऊर्जा के संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेटिंग की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे अगर आप फोकस करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ BEE स्टार रेटिंग दी हुई है। आपने आपके घरों में अक्सर देखा होगा, आपने फ्रिज वगैरह या हम AC या हम कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसमें एक रेटिंग दी होती है BEE स्टार के 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग होती है। ये BEE यानी B का मतलब क्या होता है, ये एक नाम है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताऊं। इसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शक्ति मंत्रालय की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका बहुत सारे कार्य हैं इसके वैसे, लेकिन इसमें से एक कार्य ये होता है कि जो भी कंपनियां रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती हैं उसके मशीनों को ये लेकर एनालिसिस करते हैं, उसे जाँचते हैं, परखते हैं और इसे खुद एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस मटेरियल की, उस अप्लायंस की, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी रेटिंग 4 है या 5 है वो कम से कम ऊर्जा को खाता है, मतलब यूज़ करता है, और जिसकी रेटिंग बहुत कम होती है वो ज़्यादा ऊर्जा को उपयोग करता है। इसलिए हम कहते हैं जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस मशीन को आप ज़्यादा यूज़ करें। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार हम ऊर्जा के संरक्षण का जो है वो प्रोसेस हम देखते हैं और उसे हम बढ़ावा भी देते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर एक बार कहना चाहूँगा कि आप कम से कम ऊर्जा की खपत करें, क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं हम कोयले को जलाकर भी करते हैं या और भी बहुत तरीके से हम करते हैं। लेकिन ऊर्जा का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हमें समझना होगा। यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम उपयोग करेंगे आने वाले समय में हमारे लिए समस्याएं उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और समझने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का संरक्षण आप अपने जीवन में करेंगे। इस आशा के साथ मैं यहीं पे अपने सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।